हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं दीपिका आपको सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है आपके इस पेपर में 5 यूनिट है। पहली 2 यूनिट जो है वो थर्मोडायनेमिक्स की है। तो हम यहाँ जो आज पहला जो यूनिट स्टार्ट करेंगे वो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट ही स्टार्ट करेंगे। याद रखना, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक सेकेंड एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। और यही नहीं, अगर आपको पहली यूनिट भी नहीं समझ में आई तो ये सोच लो कि थर्मोडायनेमिक्स में या फिर इस फिजिकल केमिस्ट्री का जो ये पेपर है उसमें आपको आगे तक प्रॉब्लम होगी। 5th यूनिट तक जाते जाते आपको हर यूनिट में प्रॉब्लम होगी अगर आप एक एक करके यूनिट से नहीं पढ़ रहे हैं सही से। एक एक पॉइंट आप जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट जो है टॉपिक से लेके जो 5th यूनिट है आपकी वहां तक आपको सब कुछ कनेक्टेड है। एक तरह से मान लो कहीं पे भी आप 4th यूनिट पढ़ रहे हो और एकदम से आपको वहां पे कहीं फर्स्ट यूनिट का कोई कंसेप्ट जो है वो जानना जरूरी हो जाता है कि वो कंसेप्ट वहां पे लगेगा 4th यूनिट में जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। इस तरह से ये पूरी जो है 5 यूनिट एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। इसलिए मैं कह रही हूँ, और ये जो फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड है इसको पढ़ते टाइम थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं ध्यान में रखना चीजें कि मिस ना हो जाए कुछ भी, है ना। और अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है इस वाले सब्जेक्ट में, कोई भी आपको पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, क्योंकि ना समझना, एक टॉपिक भी ना समझना यहाँ पे या समझ में ना आना आपको आगे वाले यूनिट्स के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है आपके माइंड में। ठीक है, और उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हो, आप मुझे कभी भी जो है कांटेक्ट कर सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, राइट। तो यहाँ हम जैसा कि मैंने कहा आपकी फर्स्ट दोनों यूनिट जो है थर्मोडायनेमिक्स की है, सेकेंड जो है आपकी यहाँ पे फेज इक्विलिब्रिया है सेकेंड यूनिट, राइट। सेकेंड यूनिट थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड है और थर्ड यूनिट जो है आपकी फेज इक्विलिब्रिया है। इसमें भी आपके थर्मोडायनेमिक्स के कुछ कंसेप्ट जो है यूज में आएंगे, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। ये दोनों यूनिट एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपने फर्स्ट नहीं पढ़ी तो आपको सेकेंड में बहुत दिक्कत हो सकती है समझने में। ओके, इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स भी यहाँ पे जो हम फर्स्ट और सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगी। उनके भी कुछ कंसेप्ट यहाँ पे बीच बीच में यूज में आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको पहली यूनिट से लेके 5th यूनिट तक सब कुछ चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। चलो, तो ये तो थी आपकी 5 यूनिट। ओके, एक एक करके सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इस पेपर में। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हम थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले सीधा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट नहीं कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि बेसिक्स होना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ स्टार्ट कर दूंगी और मैं कुछ टर्म्स बोलूंगी जैसे हाँ ये सिस्टम होता है, वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क बाय द सिस्टम हो रहा है, बताओ कैसे डिफाइन करोगे वगैरह वगैरह, है ना। सीधे से मैं इक्वेशन लिखना शुरू कर दूंगी तो आपको हो सकता है कुछ भी समझ में ना आए, है ना। क्योंकि ये यूनिट आपने बेसिकली अपने स्कूल डेज में 11th क्लास में पढ़ी होगी थर्मोडायनेमिक्स, और बहुत कम बच्चे होंगे जिनको याद भी होगा थोड़ा बहुत, है ना। सबको याद भी नहीं होगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे पहले तो कि इस यूनिट को जो भी हम क्लासेस ले रहे हैं उससे पहले आप जो है एक बार अपने 11th की जो थर्मोडायनेमिक्स है ऊष्मा गति की, हिंदी में लिखती हूं मैं यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, ऊष्मा गति की। तो जो आपने 11th में ऊष्मा गति की पढ़ा था, ठीक है, वो चैप्टर आप एक बार फिर से प्लीज रिवाइज कर दे, है ना। बहुत बेसिक सी चीज है, वैसे तो थोड़ा बहुत मैं बताऊंगी भी बेसिक्स। ठीक है, हम सीधा सा आपका पेपर स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, पर फिर भी आप एक बार जरूर 11th की बुक जो है 11th की बुक में जो ऊष्मा गति की है वो चैप्टर बिल्कुल आप एक बार रिवाइज कर लें, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए, वरना मैं पढ़ाऊंगी और आपके ऊपर से जाएगा, आपको लगेगा ये क्या चल रहा है।
उसके लिए क्या है, इसको पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है आपके बेसिक स्ट्रांग हो। स्ट्रांग ना हो, आप भूल गए हो, कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज करके आ जाओ, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक से शुरू करते हैं। ओके, धीरे धीरे हम जो है वो आपके सिलेबस पे आ जाएंगे, एक तो क्लास में बिल्कुल सिलेबस पे आ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाँ, बुक्स की बात करूं तो बुक्स में जो हिंदी वाले हैं वो तो ये बुक ले ले, भौतिक रसायन बाय KR गेंगवा, है ना, आयुर्वेदिक की बुक है। और जो इंग्लिश वाले हैं ना वो ये ले ले, फिजिकल केमिस्ट्री पूरी शर्मा पठानिया, ठीक है। और ये भी ना हो तो इसमें जो है ये आपका पब्लिकेशन दूसरा है कोई, एक पूरी शर्मा पठानिया की, पूरी शर्मा पठानिया की जो है विशाल पब्लिकेशन की बुक आती है, विशाल पब्लिकेशन, ठीक है। इंग्लिश वाले जो है विशाल पब्लिकेशन की पूरी शर्मा पठानिया बिल्कुल ले सकते हो, उसमें आपको सारा कुछ जो है आपके सिलेबस का वो मिल जाएगा, एक एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, पूरी शर्मा पठानिया विशाल पब्लिकेशन, है ना। और हिंदी वाले RBD ले ले। ओके, चलो स्टार्ट करते थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि थर्मोडायनेमिक का बेसिक मतलब होता है फ्लो ऑफ हीट। क्या, जो थर्मोडायनेमिक्स वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्लो ऑफ हीट, यानी कि हीट किस तरह से, ऊष्मा का प्रवाह, है ना। थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या है, ऊष्मा का प्रवाह। हिंदी में इसे कहे एक बार तो हम इसे कहेंगे ऊष्मा का प्रवाह, फ्लो ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रवाह, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स वर्ड का मतलब होता है। इस सब्जेक्ट में हम पढ़ते क्या है, हम पढ़ते हैं यहाँ पे जो एनर्जी चेंज होता है, कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो, कोई भी फिजिकल या फिर कोई भी केमिकल प्रोसेस हो, कोई भी फिजिकल या कोई भी केमिकल प्रोसेस हो, जैसे केमिकल रिएक्शंस वगैरह, और फिजिकल प्रोसेस भी जैसे कि झरने का बहना हो गया, नदियों का बहना हो गया, ठीक है, बहुत सारे और भी प्रोसेस, ज्वालामुखी का फटना हो गया, आग लगना हो गया, ठीक है, बहुत सारे फिजिकल प्रोसेस है। अपने आसपास जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, जितनी भी क्रियाएं हो रही है, वो सारे के सारे आपके फिजिकल प्रोसेस है, राइट। और जो ये केमिकल प्रोसेस आप करवाते हैं, जो लैब में वगैरह आप केमिकल प्रोसेस करवाते हैं, वैसे नेचर में भी केमिकल प्रोसेस होते हैं। तो जितने भी भौतिक प्रक्रम है और जितने भी रासायनिक प्रक्रम है, ठीक है, उन प्रक्रमों में या उन प्रोसेसेस में एनर्जी का चेंज किस तरह से होता है, क्या भौतिक फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस में एनर्जी चेंज किस तरह से होता है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम इस चीज को ही डिस्कस या स्टडी करते हैं। फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में एनर्जी चेंज किस तरह से होता है, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ हीट। ओके, तो ये था बेसिकली कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है और हम इस थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते क्या है। ओके, अब कुछ बेसिक टर्म्स है थर्मोडायनेमिक्स की, उसकी नॉलेज होना जरूरी है। मैं कहीं पे भी कहूँ सिस्टम तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैम किसकी बात कर रहे हैं। मैं कहीं पे भी कहूँ सराउंडिंग तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैम क्या बात कर रहे हैं, सराउंडिंग क्या है। कभी कहूँ आइसोलेटेड सिस्टम, कभी कहूँ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसो एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये सब कोई बार बार आपको बताएगा नहीं कि ये एक्चुअल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये सब एक वर्ड आते रहेंगे बीच बीच में कहीं पे भी, और आपको इन सब का मतलब पता होना चाहिए, है ना। तो चलो यहाँ पे हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। ओके, तो पहला पॉइंट है यहाँ पे आपका सिस्टम। ओके, सिस्टम में हम क्या देखते हैं, अ सिस्टम में बी डिफाइंड एज स्पेसिफाइड पोर्शन, ध्यान रखना, स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ मैटर अंडर स्टडी
which is separated from the rest of the universe with a boundary surface. A system may consist of one or more substance. क्या कहने का मतलब इसका क्या है? इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड, उसमें से आपने कोई एक चीज उठाई, मान लो एक पत्थर ही उठा लिया, या फिर मान लो आपने एक गिलास पानी ही उठा लिया, एक गिलास पानी ही उठा लिया, ठीक है। अब उस आप एक गिलास पानी पे ही जो है वो उस एक गिलास पानी में किस तरह से एनर्जी का चेंज हो रहा है वही आप डिस्कस कर रहे हो, उसी की स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो वो एक गिलास पानी आपका क्या कहलाता है? वो आपका सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका सिस्टम कहलाता है। ब्रह्मांड में से, पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स में से वो पोर्शन, वो स्पेसिफाइड, वो विशेष भाग जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं, जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं, और जो यूनिवर्स से एक पर्टिकुलर बाउंड्री द्वारा सेपरेटेड है, यूनिवर्स से एक पर्टिकुलर बाउंड्री द्वारा सेपरेटेड है, तो उस स्पेसिफाइड पोर्शन को हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं, विच इज अंडर स्टडी। समझ में आ गई? एक बार वापस से रिपीट करती हूं। देखो, ब्रह्मांड का कोई वह भाग जो जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, मान लो कि ये एक भाग है ब्रह्मांड का, कोई भी पत्थर, ग्लास, वाटर ऑफ ग्लास ऑफ वाटर हो गया, या फिर मान लो कि आपका फोन ही हो गया, ठीक है, आप ज्यादा देर चलाओगे तो हीट रिलीज होगी, या फिर आपका कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही हो गया, जो भी हो, या फिर आपका मान लो कि आपने एक बीकर लिया है और बीकर में आप एक रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, और ये रिएक्शन जो है आप एक वाटर बाथ में करवा रहे हो, ये रिएक्शन आप क्या करवा रहे हो? एक वाटर बाथ में करवा रहे हो, ठीक है। तो ये जो बीकर है, आप कह रहे हो कि इस बीकर में जो भी रिएक्शन है मैं तो उसकी स्टडी कर रही हूं, उसकी थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रही हूं, ठीक है। तो ये बीकर में भरा हुआ पानी या फिर बीकर में डाले हुए केमिकल्स या रिएक्शन मिक्सचर्स आपका क्या कहलाता है? एक सिस्टम कहलाता है। आपका क्या कहलाता है? एक सिस्टम कहलाता है, जो यूनिवर्स से एक बाउंड्री द्वारा सेपरेटेड रहता है। और उसकी बाउंड्री क्या है? ये बीकर, ठीक है, उसकी बाउंड्री क्या है? ये बीकर एक बाउंड्री द्वारा सेपरेट रहता है, जो अंडर स्टडी है, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो वो स्पेसिफाइड पोर्शन ही हमारा क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो उस सिस्टम के अलावा अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट कह रही हूं सराउंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग बेसिकली क्या होता है? देखो, द रेस्ट ऑफ यूनिवर्स which might be in position to exchange energy and matter with the system is called surrounding। ठीक है, क्या मतलब? सिस्टम को छोड़ के पूरा यूनिवर्स, सिस्टम को छोड़ के, इस सिस्टम को छोड़ के, इस रिएक्शन मिक्सचर को छोड़ के पूरा का पूरा यूनिवर्स इस रिएक्शन मिक्सचर के लिए क्या काम करता है? वो उसकी सराउंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सराउंडिंग कहलाती है। इस मिक्सचर के अलावा पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग कहलाता है। जिस सराउंडिंग के साथ ये मिक्सचर जो है वो मैटर का एक्सचेंज कर सकता है, जिस सराउंडिंग के साथ ये मिक्सचर ये जो है वो मैटर का एक्सचेंज कर सकता है सिस्टम हमारा, और एनर्जी का एक्सचेंज कर सके, तो वो क्या कहलाता है? आपका सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के पूरा यूनिवर्स जिसके साथ हमारा सिस्टम एनर्जी और मैटर एक्सचेंज कर सके, वो आपका सराउंडिंग कहलाता है। क्लियर इतना? ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सराउंडिंग और सिस्टम समझ में आ गया। अब सिस्टम के भी अलग अलग टाइप है, वो आपको देखना है कि कौन कौन से टाइप है। तो पहला टाइप है यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय।
हिंदी में लिखे इसे तो ये क्या कहलाता है आपका विलगित निकाय। निकाय, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज नीदर एनर्जी नॉर मैटर, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ न तो एनर्जी का एक्सचेंज करता है न ही मैटर का एक्सचेंज करता है, न तो एनर्जी का एक्सचेंज करता है न ही वो मैटर का एक्सचेंज करता है। तो ऐसा जो सिस्टम होता है आपका वो क्या कहलाता है, वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपका थर्मस जो है, जो थर्मस होता है ना वो क्या कहलाता है, थर्मस आपका क्या कहलाता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आपको पता होगा आप थर्मस यूज क्यों करते हैं, ताकि आपने पानी गर्म डाला है तो वो गर्म ही रहे, ठंडा डाला है तो वो ठंडा ही रहे, है ना। तो थर्मस का यूज हम इसीलिए करते हैं। और थर्मस से क्या मैटर यानी कि पदार्थ बाहर निकलता है, नहीं निकलता है। जब तक आप निकाले नहीं, अपने आप तो नहीं निकलता है ना, भाप की फॉर्म में। मान लो आपने गर्म पानी डाला है, ठीक है, मान लो आपने गर्म पानी डाला है, ये गर्म पानी डाला मान लो आपने, ओके, पर ये जो भाप बन रही है वो थर्मस से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि भाप के फॉर्म में यहाँ पे H2O तो रिलीज हो रहा है, हमारा पदार्थ तो निकल रहा है ना। अगर थर्मस में नहीं डाला है तो पदार्थ तो हमारा निकल जाता है ना। इसी तरह से अगर आप ध्यान दो तो जो ये बॉटल्स होती है प्लास्टिक की, क्या ये प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती है ना, जिसमें आप नॉर्मल अपन जो यूज नहीं करते, जो मार्केट में मिलती है बिस्लेरी की वगैरह है ना, तो वो जो बॉटल्स होती है, आपने ध्यान दिया होगा ठंडी बॉटल होती है, और आप जब खरीदते हैं और धूप पड़ रही है मान लो, तो उन बॉटल्स के आसपास जो है थोड़ी ही देर में पानी जमा हो जाता है। क्या बाहर निकल रहा है, क्या रिस रहा है, क्या नहीं, वो जो मैटर है वो एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज हो सकता है अपने सराउंडिंग के साथ, है ना। बट इन केस ऑफ थर्मस ये जो मैटर है, पानी जो है वो बाहर निकलता ही नहीं है बिना अपने निकाले, है ना। तो मैटर का एक्सचेंज नहीं हुआ, प्लस हीट भी एक्सचेंज नहीं हुई अपने सराउंडिंग के साथ। आपने गर्म डाला था तो अब भी गर्म ही है, ऐसा नहीं है कि वो ठंडा हो गया है, हीट जो है रिलीज हो गई है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो थर्मस आपका बेस्ट एग्जाम्पल होता है आइसोलेटेड सिस्टम का, एक इनिशियल लेवल पे समझने के लिए। वैसे तो बहुत बड़े बड़े जाइंट एग्जाम्पल्स है, इनिशियल लेवल पे डेफिनेशन समझने के लिए हम इतना सा इसको समझ सकते हैं, ठीक है, ओके। क्लोज सिस्टम, अब देखो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी तो एक्सचेंज होती है, एनर्जी तो एक्सचेंज होती है, बट मैटर एक्सचेंज नहीं होता। क्लोज सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता। क्लियर है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल सी मान लो कि ये थर्मस का वाला है, आपने मान लो कि नॉर्मल से स्टील के किसी पोर्ट में जो है वो आपने गर्म दूध रख दिया मान लो, है ना, स्टील के किसी पोर्ट में आपने गर्म दूध रख दिया, या ग्लास में रख दिया, ग्लास को आपने ढक लिया मान लो, है ना, ये मान लो कि ग्लास को आपने ढक लिया, ये थर्मस नहीं है। तो आपको पता है कि इससे दूध अपने आप तो बाहर नहीं निकलेगा, चाय कॉफी जो भी आपने रखा हो, ठीक है, अपने आप तो ये बाहर नहीं निकलेगा। तो मैटर तो यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर ये गर्म भी है ना तो भाप क्या करेगी, बंद है तो ऊपर जो है वो जमा हो जाएगी और वापस जो है इसमें चली जाएगी, है ना, ऊपर जो है वो जमा हो जाती है, बिल्कुल सराउंडिंग में चली नहीं जाती है ना। तो मैटर का तो एक्सचेंज नहीं हुआ, H2 यहाँ से निकला नहीं। पर टाइम के साथ नोटिस करते हैं आप कि इसमें रखा हुआ दूध जो है या फिर चाय कॉफी जो है वो ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें जो एनर्जी थी वो जो है वो रिलीज हो जाती है, वो सराउंडिंग में मिल जाती है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आपका जो चाय कॉफी जो भी था वो ठंडा हो जाता है। तो उसका रीजन ये है कि ऐसे जो सिस्टम होते हैं वो आपके क्लोज सिस्टम कहलाते हैं, जिसमें एनर्जी तो एक्सचेंज होती है सराउंडिंग के साथ,
पर मैटर एक्सचेंज नहीं होता। क्लियर? ठीक है। अब लास्ट टाइप का सिस्टम है यहाँ पे ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में मैं सारे एक जैसे एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सको चीजों से, है ना। ओपन सिस्टम मान लो कि आपने ग्लास में दूध रखा था या चाय कॉफी जो भी रखा था, ठीक है, उस पे आपने ढक्कन नहीं रखा, उसको आपने खुला ही रख दिया, उसको आपने खुला ही रख दिया, तो यहां से एनर्जी तो रिलीज होगी ही होगी, एनर्जी तो रिलीज होगी, टाइम के साथ ठंडा हो जाएगा वो, क्योंकि उसकी जितनी भी हीट थी वो सराउंडिंग में चली गई, रिलीज हो गई। साथ ही साथ जैसे ही ये गर्म है, ठीक है, ये हमारा क्या है, गर्म है, चाय कॉफी जो भी है, आपका पानी है जो भी है, ठीक है, गर्म है, तो क्या होता है, भाप के साथ इसमें से आपका मैटर भी निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पे पानी है, चाय कॉफी, तो यहाँ से आपके भाप के साथ जो है, मान लो इसमें जो कंटेंट था H2O का वो भी रिलीज हो जाता है, सराउंडिंग में भाप बन के उड़ जाता है, तो आपका मैटर भी रिलीज हो गया और आपका एनर्जी भी रिलीज हो गया। तो इस तरह के जो सिस्टम कहलाते हैं जहां मैटर और एनर्जी दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं, तो वो सिस्टम आपके ओपन सिस्टम कहलाते हैं। क्लियर है? ओके, तो ये थे सारे सिस्टम आपके। विलगित निकाय, क्लोज सिस्टम को आप जो है बंद निकाय कहते हैं, ओपन सिस्टम को आप खुला निकाय कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। ओके, तो ये थे निकाय। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ओके, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जितने भी प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, साइक्लिक प्रोसेस, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।